केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद राहत के दूसरे पैकेज का ऐलान कर दिया है। कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिहाज से केंद्र सरकार ने इस पैकेज को अहम माना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना से प्रभावित छोटी इंडस्ट्रीज, गरीबों और नौकरी पेशा लोगों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए के तोहफे का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने फंड क्रेडिट गारंटी योजना के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया है। इस फंड से कोविड से प्रभावित क्षेत्रों को काफी मदद मिलेगी। The other sector that we are talking about, like the way in which we did in the ECLGS, as we progress, we will evolve the needs. Depending on the needs which are coming out from the ground, we will keep changing that description and the coverage of the scheme. The next one is an additional 1.5 lakh crore for emergency credit guarantee scheme, which was launched last year after the Atmanirbhar package. Now, that was up to 3 lakhs, if you remember, 3 lakh crores. केंद्र के दूसरे राहत पैकेज पर कांग्रेस ने दोहरा हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पैकेज पर तंज कसते हुए कहा कि ये राहत पैकेज नहीं, ढोकासला है। इस आर्थिक पैकेज से कोई परिवार अपने रहने, सहने, दवा, बच्चे की फीस पर खर्च नहीं कर सकता। तो वहीं इसके बाद फिर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए केंद्र पर हमला बोला और लिखा, पढ़े लिखे नौजवानों के माता पिता उन्हें रिक्शा खींचने या मजदूरी करने या सड़क किनारे पकौड़े तलने पर मजबूर होता दिख रहे हैं। भविष्य छीनकर मोदी सरकार ने उन्हें आत्मनिर्भर कर दिया है। कोरोना में राहत देने के लिए पहली लहर के बाद केंद्र ने 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज का ऐलान कर दिया था। वहीं एक बार फिर केंद्र की ओर से राहत पैकेज का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन राहत पैकेज को कांग्रेस ने ढकोसला करार दिया, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कोरोना की सेकंड लहर के बाद केंद्र सरकार का एक और राहत पैकेज। हमने एक दिन पहले भी चर्चा की इस पे, लेकिन आज चर्चा करना लाजमी होगा। राहुल गांधी ने इस पे तंज कसा है, तो तंज कस के साफ कहा है कि केंद्र सरकार ने उन होनहार बच्चों को सड़क के किनारे मजदूरी करने को मजबूर कर दिया है। का एक नई डेफिनेशन में कहा गया है, जो भविष्य हम लेकर के चल रहे थे वो भविष्य सड़क पे दिखाई दे रहा है।
ये केवल एक महज ढकोसला है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थर्ड वेव को लेकर के ये बताया गया है कि बच्चे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। 23,220 करोड़ रुपए सरकार ने इसी के लिए रखा है। और उसके अलावा पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सके, रिजर्व स्कीम हो या फिर गाइड एजेंसीज को लोन देने की बात, कुछ ऐसी स्कीम है। लेकिन कांग्रेस को क्यों लगता है कि ढकोसला है, ये जानना चाहूंगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे। हमारे साथ और से वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है। आरसी चौधरी जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। राहुल गांधी लगातार उन्होंने ट्वीट किए और कहा कि महज एक ढकोसला है ये। पहले एमएसएमई को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही थी, वो किस स्थिति में है, और आज वापस दूसरे पैकेज की बात की जा रही है। लेकिन हालात सबके सामने हैं, ये कांग्रेस का कहना है, तो ऐसा लग क्यों रहा आपको? अनम्यूट करिए सर, आपका म्यूट है, सिस्टम म्यूट है। योगेंद्र जी, कांग्रेस को ही नहीं लग रहा है, ये तमाम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एनसीआरबी के जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, ये सब चीजें बयां कर रहे हैं इस देश के हालात की। देश के प्रधानमंत्री 2014 से पहले जब देश की जनता के बीच में जाते थे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा करते थे, किस प्रकार से युवाओं के एक सपने दिखाए थे। आज जो राहुल गांधी जी ने जिस ट्वीट को लेकर किया है, निश्चित रूप से आज देश के अंदर बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि इस देश के अंदर किसानों की हम आत्महत्या के बारे में सुनते थे, लेकिन आज जो युवाओं की जो आत्महत्या है, जो बेरोजगारी के कारण जो आत्महत्या है, वो आंकड़े बहुत भयावह है। ये आंकड़े अपने आप में बयां करते हैं कि किस प्रकार से दुर्दशा हो रही है। एनसीआरबी की डाटा ये बताते हैं कि 11.6% टोटल जो आत्महत्या होती है, उसमें से 11.6% वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जिनकी छोटा एमएसएमई के अंदर जो लोग थे। 10% उन लोगों की मौत के आंकड़े हैं जिन्होंने बेरोजगारी है, जिनके पास में डिग्री है, उच्च शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया। इसलिए ये जो आंकड़े हैं, ये अपने आप में बयां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो पहले राहत पैकेज की घोषणा की थी, 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी, उस समय भी इस देश के अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि इसके अंदर 0.3% भी जो है वो स्थिति में नहीं है कि वो लोगों के लाभांश में जा सके। इसलिए ये स्थिति है वो बहुत ज्यादा भयावह है। और ये जो घोषणाएं है वो निश्चित रूप से सिर्फ एक लोन देने की प्रक्रिया है, जिससे बैंकों की जो तबाही है, जो लोग पहले से लोन ले रखे हैं, उनको रीफाइनेंसिंग का एक पैकेज है। हमने बार बार इस बात का जिक्र किया कि इस देश की अर्थव्यवस्था को गियर अप करने के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए लोगों के हाथ में नकदी दीजिए, 6,000 रुपए प्रतिमाह स्थानांतरित कीजिए, जिससे लोगों की अगर मांग बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उद्योग धंधे बढ़ेंगे। बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि लोकसभा के अंदर एक पर्सन के जवाब में जो अनुराग ठाकर जी ने एक जवाब दिया, उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कितनी कंपनियां बंद होगी उन्हें पता नहीं है। वो एक पर्सन के जवाब में देते हैं कि कोविड काल में कितने एमएसएमईज है वो बंद हुई, और मई से लेके 1 फरवरी 2021 तक, मई 20 से लेके 1 फरवरी 21 तक जो लोग इंप्लॉयज करते हैं, जो लोगों के एमएसएमईज थे, उनके अपने आप के डाटा ये बताते हैं कि देश के अंदर 11,500 से ज्यादा कंपनियां बंद होगी। जी चलिए, मैं जवाब दिलवाता हूं आपको। समय कम है, थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। मैं आरसी चौधरी जी वापस आऊंगा, राखी जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार में। जी राखी जी, आत्मनिर्भर भारत की डेफिनेशन राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि जो पढ़े लिखे होनहार हैं वो सड़क के किनारे मजदूरी करने को मजबूर हैं। इसी के अलावा उन्होंने कहा कि पकौड़े तलने वाला जो उन्होंने जिक्र किया, ये आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी का एक विजन है। दो चीजों को लेकर के कहा है उन्होंने। और एमएसएमई सेक्टर जिसका भी जिक्र भी कर रहे हैं आरसी चौधरी जी, कि पहले 20 लाख करोड़ के पैकेज में उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बात थी, लेकिन आज वो महसूस करते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। और 7.5 करोड़ लोग मध्यम वर्ग से नीचे चले गए। तो ये हमारा विजन जो जिस पे मोदी साहब को लेकर के उन्होंने कोट किया है कि हम चाह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, तो ये मोदी जी का रूट लाइन है आत्मनिर्भर भारत बनाने का। ये कांग्रेस का आरोप है।
देखिए योगेंद्र जी, जिस जिस आर्थिक स्थिति से पूरा विश्व आज जूझ रहा है, हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व में ये एक बहुत भारी समस्या है। जिस तरह से कोरोना का 2 साल का पीरियड लगभग होने आया और हमारी इकोनॉमिक जो गतिविधियां हैं वो कम होती होती गई, तो उसी के लिए इस तरह के आर्थिक पैकेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगातार पेश किए गए। आर्थिक पैकेज जो पिछली बार दिया गया उसके हिसाब से भी आप देखें अभी तो हाँ, अभी जो आपने पिछले 6 महीनों का जीएसटी का कलेक्शन है वो आपने देखा कि 1 लाख करोड़ से ऊपर का है। वो एक इंडिकेटिव है कि हाँ काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऊपरी बातें कर करके हम लोग इसको ये कहें कि उसका कुछ भी नहीं हुआ या उसका कोई भी इफेक्ट जो है वो कहीं नहीं हुआ। जहां तक देखिए राहुल गांधी जी की बात है, उन्होंने तंज कसने के अलावा और कुछ काम किया नहीं। उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई व्यू नहीं है। जो डिमांड आप यूपी गवर्नमेंट से करते हैं वो राजस्थान के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करा पाता। आज पढ़े लिखे बेरोजगारों की बात अभी बहुत अच्छे से चौधरी जी कह रहे थे, लेकिन जब कब से मुख्यमंत्री निवास के सामने वो धरना दे रहे हैं लेकिन उनकी बात सुनाई नहीं दी जा रही है। जहां तक ये बात करते हैं पैसे की, कैश पैसे की बात करते हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्री भी ये बात कह चुके हैं कि जब तक कि जो सिस्टम है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक रोजगार नहीं आएगा और तब तक रोटेशन नहीं चलेगा। आज भी स्थिति ये है कि अगर कैश पैसा दे भी दिया जाए तो लोग जो है उसको एज उसको रख लेंगे, खर्च नहीं करेंगे। इस तरह की बात भी बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने भी कही और इसी हिसाब से हमारे देश के अंदर ये सिस्टम जो है, ये जो आर्थिक पैकेज है, और आपने देखा खास बात कि छोटे लोगों को साथ ही जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसके माध्यम से नवंबर तक जो है वो जो राशन सामग्री है उसकी व्यवस्था जो है वो सरकार के माध्यम से की। राहुल गांधी जी के पास कोई विजन नहीं है, कोई व्यू नहीं है। जो मैं तो फिर पूछूंगी इनसे कि बिजली की दरों के लिए जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने यूपी में जब डिमांड करी तो राजस्थान में क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर पाते? ऐसी चीज क्या होती है कि वहां जो आप डिमांड करते हैं वो अपने स्टेट में, और देखो लगातार कोई एक उदाहरण तो एटलीस्ट कांग्रेस अपने राज्य में पेश करे। लगातार आप डिमांड करते हैं लेकिन आपके पास में कोई प्लान व्यू नहीं होता और बिना किसी प्लान व्यू के लिए ना तो कांग्रेस ही उनको बहुत सीरियसली लेते हैं और ना जनता ना सरकारें कोई। चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास में वापस। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये पैकेज जो है वो ढकोसला है, एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात पहले पैकेज में की गई थी, लेकिन क्या स्थिति है देश के सामने है। इस पैकेज को लेकर के कह रहे हैं कि जब कहा जा रहा है कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम ये पैकेज दे रहे हैं, पैसे की बात कही गई है, गाइड और एजेंसीज को भी लोन देने की बात कही गई है, लेकिन किस सेक्टर को टूरिज्म के नाम पर पकौड़े तलने की व्यवस्था की गई है मोदी साहब की तरफ से, और आत्मनिर्भर भारत के लिए पढ़ा लिखा युवा सड़क पर मजदूरी करने को मजबूर है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा, बीजेपी कह रही है कि हमने व्यवस्थाएं पूरी की है, 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक प्रधानमंत्री अन्न योजना है उसको एक्सटेंड किया है दीपावली तक, यानी कि हर परिवार को मिलेगा। ये तो मानना पड़ेगा कि देश की हालात क्या है। 130 करोड़ लोगों में अगर 80 करोड़ लोग आज भी अनाज के भरोसे उसी को अपनी एक बहुत बड़ी राहत मान के चलते हों कि हम उनके खाने के पैकेट, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। मैं दोनों पे जानना चाहूंगा कि सरकार का जो दावा है 80 करोड़ लोगों को अगर आज अभी हम अन्न योजना से जोड़ रहे हैं तो 70 साल का हमारा जो इतिहास है उसकी स्थिति सामने नहीं आ पा रही कि हम कहाँ खड़े हुए हैं आज भी। केवल 50 करोड़ लोग हैं या 30-60 करोड़ लोग हैं, वही केवल बस अपना गुजारा बसर ठीक से कर पा रहे हैं या खुद कमा के खा पा रहे हैं। 80 करोड़ लोग आज भी सरकारों के भरोसे हैं। और दूसरा, राहुल गांधी का ये कहना कि केवल ये महज ढकोसला है, ये कहां तक आप उचित मानते हैं इसे? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष में है वो अपनी बात करेंगे, लेकिन सरकार ने जिस तरह का सीतारमण ने पैकेज घोषित किया है, क्योंकि है तो सही, हालात तो हमारे देश के खराब हुए हैं कोरोना के कारण। ये बात सही है कि जिस प्रकार से हमारी जो अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार की बातें ही मोदी जी ने तो नवंबर तक देने की बात तो कही है, वो तो सब जगह कि 5 किलो गेहूं और आप केवल 1 किलो दाल देंगे। तो ऐसे देखिए, केवल उनको दाल और चना देने से काम नहीं चलेगा। हालात खराब है, मध्यम वर्ग को देना ही नहीं चाहते आप, जिसकी हालात सबसे ज्यादा खराब हुई है उसको आप कुछ नहीं देना चाहते। केवल गरीब को 5 किलो गेहूं देकर के और 1 किलो दाल देकर के क्या भरण पोषण हो सकता है कि पर डे कितना आएगा? इसलिए गंभीर चिंता का विषय तो है। लेकिन केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से वो देखिएगा कि लोन गारंटी स्कीम में 1,10,000 की बात कही है, पब्लिक हेल्थ में उन्होंने 23,200 करोड़ जो बच्चों के लिए जो आने वाला होगा उसके लिए उन्होंने कहा कि हम इसको दे देंगे। क्रेडिट गारंटी 7,500 करोड़ के लिए बात कही है। पर्यटकों को 100 करोड़ का जो वीजा आता है उसको हम फ्री करेंगे। कुछ करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम 5 लाख पर्यटकों को हम फ्री करेंगे। 100 करोड़
तो अब टोटल यही अमाउंट होगा वो। देखिए, सरकार कोशिश कर रही है कि कुछ देने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये सब चीजें आने वाले समय में जब स्थिति ठीक होगी जब तो आप ये सब कुछ कर पाओगे। यदि हमारी तीसरी लहर में अगर आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो क्या होगा, ये देखिए राहुल गांधी ने तो अपनी स्कीम को लागू करने की बात की, उस सत्ता में आए नहीं तो लागू नहीं कर पाए, लेकिन उनका 3 जगह पर राज्यों में शासन है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है और राजस्थान है। राजस्थान और इन जगह तो वो लागू कर सकते हैं, लेकिन चौधरी जी बताएंगे ये लागू नहीं कर पाए। केंद्र सरकार लागू करे, सब कुछ करे, ये बात सही है, मांग करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, लेकिन जहां आपकी सत्ता है वहां पर आप कुछ दें। राजस्थान में बिजली के बिल, क्योंकि आप देखिएगा जिस तरह की स्थितियां राजस्थान में बनी है, बिल माफ करने की बात हो रही कि 1 महीने का तो माफ कर दीजिए, लेकिन नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहीं आप उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि आप माफ कर दीजिए। तो ये सारी दोहरी चीजें हम सब करना चाहते हैं, क्योंकि हाँ राजस्थान के हालात भी खराब है। राजस्थान के हालात कोई, केंद्र से हम मांग रहे हैं पैसा, केंद्र से हमको पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं रहा है। तो ये चीज है कि हम आरोप प्रत्यारोप तो लगा सकते हैं, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो आप कुछ करने की स्थिति में तो कर नहीं पाते हैं। तो अब देखिए राजस्थान सरकार ने निश्चित रूप से गरीबों को देने का बात कही है, 1,000 पहले दिया था, 1,000 अब दे रहे हैं, 2,000 दे दिया है उन्होंने, मोदी जी ने गेहूं दे दिया उनको। तो ऐसी स्थिति, लेकिन मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो कि कुछ मांग नहीं पाता, शर्म के मारे कुछ ले नहीं पाता, उसको क्या देंगे आप? ना तो केंद्र दे रही है ना राज्य सरकार दे रही है। अब क्योंकि देखिए क्या कि आप स्वाति ये बताएंगे राखी राठौड़ जी कि क्या मध्यम वर्ग को भी कुछ केंद्र सरकार के माध्यम से मिलेगा? क्या नहीं मिल पा रहा है। आप केवल लोन ले और आप अपना करो काम, ये काम, वो हम व्यक्तिगत रूप से पैसा देने की स्थिति में नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, और जो चीजें सामने दिख रही है उससे हालात निश्चित रूप से खराब है, उसको कोई दो राय नहीं, कैसे केंद्र के भी खराब है, राज्यों के भी खराब है। लेकिन अब जैसे पेट्रोल डीजल की बात उस दिन अपन ने कही थी कि हम देखिए पेट्रोल पे 60% टैक्स लगाएंगे दोनों मिलकर के, और डीजल पे लगाएंगे 54% टैक्स, वो राहत नहीं देंगे। व्यक्तिगत रूप से जिस प्रकार से डीजल पर अगर आप टैक्स लगाएंगे तो सारी कीमतें बढ़ेगी, उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? मध्यम वर्ग। मेरे यहाँ पे एक सवाल होगा सर मेरा आपसे, यहाँ पे हमें मान के चलते हैं कि कोविड ने यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सबको प्रभावित किया है, फाइनेंशियली बड़ी परेशानी का सामना, केवल बात भारत की नहीं दुनिया के सामने चुनौती है ये, और थर्ड वेव सामने दिखाई दे रही है हमारे को, जिसे हम खारिज नहीं कर सकते। जो हालात हम देख रहे हैं सड़कों पे, और ये निमंत्रण पत्र लेके सब हाथ में है कि जैसे गणेश जी को न्योतने जा रहे हो, वो हालात है। मास्क को कोई यहाँ लगा के रखेगा, मास्क कान में बड़े, वो भी एक स्टाइलिश बन करके चलते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये हालात तो आने हैं। 23,220 करोड़ रुपए जो केयर यूनिट्स के लिए दिया है कि बच्चों को लेकर के एक संभावित खतरा है, तो कुछ जगह तो हमें मानना होगा कि पैसे रिजर्व किए हैं इन्होंने, और वो पैसे खर्च ही होंगे, क्योंकि स्टेट्स में जाना है। गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ईएसआई हॉस्पिटल है, अगर कहीं स्टेट में तो जनता के काम आते हैं, वो है तो है नहीं कि बिल्कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं, केवल उन्हीं के रिलेटिव जाएंगे वहां पे, कोई भी काम आ सकता है। वो तो अंतोगत्वा जाएगा तो स्टेट्स के पास में अगर कहीं वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी, कहीं इस तरह के बेड्स की आवश्यकता होगी, तो पैसे तो वहीं पे जाएंगे, आईसीयू के नाम पे दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या सरकार सुझाव नहीं लेना चाहती, या फिर प्रतिपक्ष को सुझाव देती है तो उसको अलग तरीके से पेश किया जाता है? क्या माना जाए इसको? आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन ये तो हम या तो स्वीकार नहीं करना चाहते कि बिल्कुल इस समय हम संकट में हैं। मैं बहुत सारे अर्थशास्त्रियों को सुन रहा था, राखी जी सही कह रही हैं कि आप पे महंगाई का परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आ सकती है, लेकिन इस समय लोगों में अगर पैसा हाथ में होगा, ये सीधी बात, अगर मेरी जेब में पैसा होगा तो मेरी हिम्मत होगी, मैं अगर गाड़ी से घर से के लिए भी निकल रहा हूँ तो रास्ते में कुछ मुझे देखेगा तो मैं लेने के लिए कोशिश करूंगा। जब कुछ होगा ही नहीं मेरे पास में, जेब फटी होगी, तो मैं देख के भी आंख मूंद के आगे निकल जाऊंगा। सीधा इकोनॉमिक्स का फंडा है, और ये हमारा कल्चर भी है। अगर पैसे कहीं भी दुनिया किसी के मुल्क में चले जाइए, आपकी जेब में पैसा है तो पैसा देंगे, आप खर्च करेंगे उसको, आपकी कैपेसिटी होगी, पावर होगी आपके पास में खर्च करने की। तो यहाँ क्या स्थितियां सबके सामने, आप जो जिक्र कर रहे हैं, आम आदमी के नाते हम सब लोग महसूस करते हैं कि हालात खराब हैं। तो क्या केंद्र डायलॉग नहीं करना चाहता राज्यों के साथ और अपोजिशन के साथ में, या अपोजिशन को सुझाव देता है तो वो मानना नहीं चाहता? देखिए योगेंद्र जी, ये बात तो सही है, आप राज्यों की आवश्यकता के अनुसार अगर पैसा देंगे और वो चीजें देंगे तो जैसे वेंटिलेटर भेज दिया आपने, जरूरत थी नहीं, वेंटिलेटर के पीएम के से आ गए। अब वो क्योंकि राज्यों को मांगे ही नहीं थे, उन्होंने दे दिए। दो बातें सर यहाँ पे, एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर भिजवाए, अब वो किस परिप्रेक्ष्य में भिजवाए, लेकिन अगर वही वेंटिलेटर टाइमली अगर राज्य सरकारें चेक करती, आपको ध्यान होगा कि हम कितने परेशानी मेरे वेंटिलेटर्स की वजह से। मुझे लगता है कि बड़ी तकलीफ की बात ये कहना कि
जो डेथ हुई है, मैक्सिमम जो डेथ हुई है, उसमें ऑक्सीजन की कमी और वेंटिलेटर बड़ा कारण रहा, जो हमारे पास में नहीं थे, एक बड़ा कारण रहा। अगर वेंटिलेटर सरकारों को दिए गए, वो खराब भी थे, उसका ऑडिट उस समय तो चलता, पता ही नहीं लगता। अगर मैंने गैस का सिलेंडर लिया, रखा हुआ है, उसको चेक नहीं करूंगा तो पता कैसे लगेगा कि ये भरा हुआ है कि खाली है? तभी तो पता लगेगा। तो कहीं पे हमारी चूक भी रही है। अगर आज केंद्र सरकार कोई चीज भेज देती है, देखिए ये मैं थोड़ा सा आपका मुद्दा बहुत ही मैं महसूस करता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम थोड़े डाइवर्ट हो जाएंगे, समय थोड़ा कम है हमारे पास में। मैं वापस लौटूंगा आप पास में, आरसी चौधरी जी के पास में जाना चाहूंगा। आरसी चौधरी साहब, बीजेपी ये लगातार बात कहती है कि रोजगार का मुद्दा हो, चाहे फ्यूल प्राइस का मुद्दा हो, 7 से 17 जुलाई तक आप लोग हल्ला बोल भी कर रहे हैं एआईसीसी के निर्देश पे, लेकिन बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि चलिए केंद्र सरकार का जो प्लान है वो ढकोसला हो सकता है, लेकिन कोई रोल मॉडल तो पेश करिए कि हाँ, कांग्रेस वहां पे ये अपना एक अभियान शुरू किया था, बहुत सक्सेसफुल का, लोगों ने एप्रिशिएट किया है, केंद्र किसी तरह से करे। योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि हमने जो ये डिबेट शुरू की, वो डिबेट का मुद्दा है आत्मनिर्भर भारत पैकेज को लेके। भारत आत्मनिर्भर बने कैसे आखिर, इस बात को लेके जो जिक्र किया, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हम बात कोविड काल की कर रहे हैं, लेकिन जब देश की अर्थव्यवस्था के हालात को अगर आप जानने का प्रयास करेंगे तो कोविड काल से पहले जो 2019 वित्त वर्ष है, उसमें लगातार 4 तिमाही के अंदर हमारी जीडीपी है वो नेगेटिव में जाती है, और कोविड काल के अंदर -74 तक चली जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि ये जो सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस है, ये सरकार की बुद्धिहीनता कहें या उसकी योजनाओं की कमी कहें, ऐसा कहना पड़ेगा। जब देश के अंदर नोटबंदी लागू की, जब देश के अंदर जीएसटी लागू की, इनके इंप्लीमेंटेशन को लेके किस प्रकार से हमारी जीडीपी के हालात हुए सबने देखा। इसलिए प्रधानमंत्री ना तो हमारे जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, जो नोबेल लूटियंस हैं इकोनॉमिक्स में, उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहते। हमारे जो बहुत से गवर्नर्स हैं, जो आर्थिक सलाहकार हैं, जो प्रधानमंत्री ने खुद नहीं चुने, वो छोड़ के चले गए, इसलिए कि वहां पे पीआर का काम होता है कि किस प्रकार से घोषणाएं की जाए और कितनी बार उसके आधार पे यश लूटा जाए। मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा, श्याम जी ने एक बात अच्छी कही कि जो मध्यम वर्ग है उसकी पीड़ा को कौन समझेगा। निश्चित रूप से यूपीए की जब सरकार थी, 23,000 करोड़ लोगों का अपलिफ्टमेंट हुआ, मध्य वर्ग में वो शामिल हुए। दुर्भाग्य है आज कि 3 करोड़ लोग बीपीएल लाइन के नीचे चले गए और 7.5 करोड़ लोगों का जो मध्य वर्ग में थे वो नीचे धकेल दिए गए। आप ये बार बार ये कहेंगे कि 5 किलो हम अनाज दे रहे हैं, हम बात तो करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, और हमारा जो सर्वाइवल है, जो 2/3 आबादी है, उसको हम 5 किलो अनाज देना चाहते हैं। आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, उस तेल में छोंक लगाने के लिए, जो उसकी तेल में छोंक के लिए जो तेल चाहिए, उसमें 35 से लेकर 70% तक की वृद्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है? आप इंपोर्ट करते हैं, उस पे आप पेट्रोल सेस लेते हैं। आपने जो पेट्रोल और डीजल पे एक भाव पे लाके छोड़ दिया, कोई ये नहीं कहेगा कि डीजल पे जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई 862% एक्साइज ड्यूटी उन्होंने बढ़ाई। जब क्रूड ऑयल नेगेटिव में था, जब भंडारण करना था, इन्होंने कहा हमने 5,000 करोड़ लीटर का भंडारण किया। इसलिए ये ना सिर्फ कोविड की है, ये सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस है, सरकार की नीतियों की असफलता है, और सरकार ना विपक्ष को सुनना चाहती, ना मीडिया को सुनना चाहती। क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने आके बात की? जवाब दिलवाता हूं मैं राखी राठौड़ जी से, जवाब दिलवाता हूं जी। राकेश जी, अभी आपने सुना तो सवाल खड़े किए हैं जी आरसी चौधरी साहब ने, उन्होंने आपके आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, उन्होंने सवाल खड़े किए, बिल्कुल सही कहा आपने जी। उनके सवालों का मैं जवाब चाहूंगा आपसे। उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं कि फ्यूल प्राइस को लेकर के सरकार किसी की नहीं सुनना चाहती, रोजगार को लेकर के किसी नहीं सुनना चाहती, ना किसी से डायलॉग है, अगर कुछ सलाह देता है तो उसके तंज कसे जाते हैं। कौन सी सलाह दे दी सर? आप बताइए ना जरा, आप बताइए प्रोडक्टिव सलाह जो है कांग्रेस की तरफ से कौन सी ऐसी थी जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने माना नहीं। अभी बात हो रही थी, जैसे मनमोहन सिंह जी ने कहा कि 18+ वालों का भी स्टार्ट करना चाहिए, क्यों नहीं स्टार्ट किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। जो प्रोडक्टिव सुझाव आएंगे उसको स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन बिना किसी बेस के, अगर बिना किसी तथ्यों के साथ में अगर आप कोई चीज देंगे तो उसका कोई भी जवाब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नहीं दिया जाएगा। और मैंने मोटी बात देखिए, आप इंप्लीमेंट अपने यहाँ कुछ करना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि हर चीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डाली जाए, तो ये ठीक नहीं है। आज वेंटिलेटर्स की बात अभी श्याम जी ने कही, श्याम जी मैं निवेदन करना चाहूंगी आपसे कि पूरे राजस्थान में आज के स्टेट में भी 2200 ही वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर की आवश्यकता आज भी थी,
पिछली बार भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। जो वेंटिलेटर्स वहां से आए उसका सही उपयोग करा जाना जरूरत था, क्योंकि इतने बड़े स्टेट के अंदर आज हम लोग कंपैरिजन गुजरात से करते हैं, लेकिन गुजरात के अंदर स्थिति देखिए, वहां 15,000 वेंटिलेटर्स हैं और हम 2200 पे टिके हुए हैं। तो वेंटिलेटर्स की जरूरत थी यहाँ पर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे भेजा। आज देखिए जरूरत इस बात की है, जैसे आपने तेल कंपनी और तेल की बात मुझे बोली, देखिए ऑयल की जो प्राइस हाइक हुई है उसमें ऑयल बॉन्ड्स का भी बहुत बड़ा एक खुलासा पिछली बार भी सबने देखा कि किस तरह से यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में ऑयल बॉन्ड्स जो है वो पेंडिंग रख रहे थे, जिसका पेमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया गया। दूसरा, जो लगातार जो वेलफेयर का काम किया जा रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। बताइए ना, स्टेट गवर्नमेंट ने इतने कॉन्सेंट्रेटर्स अनाउंस किए, ये अनाउंस किया, वो अनाउंस किया। बताइए ना, अभी आरसी चौधरी जी बताएंगे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आज गुजरात से अपन कंपैरिजन करते हैं, अपन महाराष्ट्र कंपैरिजन करते हैं। आरसी चौधरी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अगर कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो समय कम है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। मतलब राखी जी परेशान हुए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को लेकर जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो विजन रखा था, आज 5 किलो अनाज पे आ गए। क्या वजह है? ये कह रहे हैं कि हमने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख किया। मैं इनसे पूछूंगा, मैं पूछ रहा हूँ, उस जीएसटी कलेक्शन में 30,000 करोड़ कोविड के अंदर 30,000 करोड़ जवाब ऑक्सीजन पे, एम्बुलेंस पे, दवाई पे, बीमारी के अंदर आपने टैक्स वसूला, बीमारी में आपने टैक्स वसूला है। जवाब तो सुनिए, जवाब। कोविड का 30,000 करोड़ का टैक्स है, कोविड का। जानकारी लेकर के आइए, आप लोगों ने किया कुछ नहीं है, सिर्फ चिल्लाने। जानकारी लेके आते हैं। आप दुर्भाग्य है कि राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते, केंद्र की सरकार के सामने मौन हो जाते हो। राजस्थान के हक की बात आती है तब आप नहीं बोलते। ये जवाब दिलवा रहा हूँ। समय कम है, राखी जी को एक बार जवाब दे देने दीजिए। समय कम है, राखी जी जवाब दे रही है। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। सर, राखी जी क्या जवाब देंगे? सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हल्का लेते हैं, झूठ बोल जाते हैं, 35,000 करोड़ की घोषणा करते हैं, फिर उससे मना कर देते हैं। इनके पास में सिर्फ जुमले हैं, 20 बार घोषणा करेंगे, इनके पास में कुछ नहीं है। सर, आपको कैसे पता है कि आगे क्या बोलने वाली है वो? इनको बोलने के लिए कुछ चिल्ला करके पूरा टाइम खराब करके काम करना चाहते हैं, जवाब सुनना नहीं चाहते। राखी असली बात ये जी, हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, तथ्यों पे बात कीजिए, मुद्दों का जवाब दीजिए। वेंटिलेटर से नहीं, देश के अर्थव्यवस्था की जो हालात आपने किए उसकी जवाब दे दीजिए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 5 किलो अनाज पे कैसे आगे? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जो बेरोजगार है उनकी मौत के आंकड़े क्यों बढ़ गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जीएसटी में 30,000 करोड़ का कलेक्शन कोविड का है, 30,000 करोड़ का कोविड का टैक्स लिया आपने। सर, आप ये जवाब देंगे, ये बोलेंगे तभी तो आप तक आवाज जाएगी। अगर आप बीच में बोलते रहेंगे तो आवाज ही नहीं पहुंचेगी आप तक। उनको बोलने तो दीजिए एक बार। जी, कंटिन्यू करिए राखी जी। देखिए, मैं जिस तरह से आपको बात बता रही थी, राजस्थान के अंदर जो भी सवाल किया जाता है, राजस्थान कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल उसके केस में धाराशायी है। मैं बेरोजगारी का भी आपको डेटा देना चाहूंगी कि पूरे देश के अंदर 11.1% की बेरोजगारी दर है, लेकिन राजस्थान टॉप 3 के अंदर है, जिसमें 27.7% बेरोजगारी दर है। हमने किया कुछ नहीं है। कब के आंकड़े हैं? कब के आंकड़े हैं? कौन से आंकड़े दे रहे हैं? कब के आंकड़े दे रहे हैं? योगेंद्र जी रेक्टिफाई कीजिए, योगेंद्र जी रेक्टिफाई कीजिए, योगेंद्र जी रेक्टिफाई कीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, रेक्टिफाई कीजिए। ये जो आंकड़े हैं, ये जो आंकड़े हैं, ये कब के आंकड़े हैं? और ये मंथली जो आंकड़े, क्वार्टरली जो आंकड़े, उनके आधार पे बात करना चाहते हैं। आपने अभी भी क्या कहा? जीडीपी नेगेटिव। मैं कह रहा हूँ कि जून से महीने का आंकड़ा है और किसका डाटा है ये बताइए। सोच क्या वो बताइए। 7 पॉइंट समथिंग जो है पिछले वित्त वर्ष में गया जीडीपी, लेकिन कोरोना से पहले नहीं थी। आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। कोरोना से पहले लगातार 4 कॉन्सेक्यूटिव में 4 लगातार में आपकी डिक्लेरेशन पे रही, जीडीपी गिरती रही। चिल्लाने से कोई बात, चिल्लाने से नहीं, आप झूठ के पुलिंदे हैं। चौधरी जी, मैं रोकना चाहूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा, समय कम है। मैं श्याम जी 30 सेकंड में आपसे मैं कंक्लूड कराना चाहूंगा। कुल मिलाकर के इस राहत पैकेज से कितनी राहत की उम्मीद की जा सकती है, आप तो मुझे ये बताइए। देखिए योगेंद्र जी, इसमें राहत तो कम है, लोन देने की स्कीम ज्यादा की है कि आप इतना लोगे, इतना करेंगे, इतना करेंगे। क्योंकि पहले भी जब स्कीम दी थी तो लोन ज्यादा था, इसलिए कि लोन से काम चलने वाला नहीं है, कि लोगों को पैसा ही नहीं है, अब लोन लेके करेंगे क्या वो। तो इसलिए स्थिति निश्चित रूप से विपरीत है। विपरीत परिस्थितियों में केंद्र सरकार भी कहती है कि पैसा नहीं है, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से कम करना चाहती हैं तो लोन, वो भी कहेंगे लोन ले लो। उसके बाद जैसे आपने देखा क्या कि पिछले दिनों राजवर्धन सिंह के आए थे तो उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के पास 90,000 करोड़ पड़ा है। तो जब मैंने उनसे सवाल किया था कि पैसा कहाँ से आया, आपने लोन दिया है, लोन लेने का मतलब 90,000 का आपका अधिकार नहीं बन जाता, तो फिर टालमटोल कर गए।
इसलिए निश्चित रूप से राजस्थान सरकार हो या बाकी सरकारें हो, सबको लोन देकर के आप करना चाहते हैं, वो सब करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार तो रिजर्व बैंक है, उसको छाप सकती है पैसा। वो उनकी परिस्थिति अलग है, राज्य सरकारों की स्थिति अलग है। तो इसलिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को चाहिए मुख्यमंत्री जी की बैठक बुलाए और उनसे सुझाव लेकर के अगर कुछ चीजें हैं उसको अपनानी बिल्कुल। चाहिए, उसको चलिए मैं सॉरी सर, कोई सॉरी बुराई- समझ जाऊंगा मैं। कुल मिलाकर के राहत पैकेज सरकार का अपना एक नजरिया है, उसको लगता होगा कि शायद इस पैकेज के जरिए हम मार्केट में बूस्टर डोज दे सकते हैं, कि मार्केट को आप कर सकते हैं। लेकिन जानकारों का ये कहना है, जो इसको समझते हैं उनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री जी को, फाइनेंस मिनिस्टर को राज्यों के साथ चर्चा करनी चाहिए, एमएसएमई सेक्टर के लोगों से चर्चा करनी चाहिए। फिलहाल उनको, क्योंकि एक बार में टूट चुके हैं पहली लहर में, दूसरे में और तबाही की है, तो ऐसे में लोगों के पास में पैसा नहीं है लोन चुकाने के लिए। आपने ठीक है थोड़ी रेट भी डाउन कर दी उसकी, लेकिन पैसा देने की ताकत भी तो बननी चाहिए उसमें। पता नहीं कब लॉकडाउन किस स्टेट में लग जाए, जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो कल को पता लगा कि लॉकडाउन सा वो बिकेगा ही नहीं, वो गारंटी कौन देगा? आप तो लोन की गारंटी तो दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा चुकाया कैसे जाएगा? चुकाया तो उसी को पड़ेगा ना। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, इस वजह से लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। उस हिम्मत को मजबूत करने के लिए मुझे लगता है कि राहत पैकेज के साथ साथ राहत की खबर देने के लिए कुछ डायलॉग की आवश्यकता है, जो जरूर होनी चाहिए। मैं कल से चर्चा कर रहा हूं लोगों के साथ में, उनका यही कहना है कि सरकारों को इस वक्त ऐसे मोड पे है, सबके सामने परेशानी है, जनता भी समझ के चलती है, लेकिन कुछ रास्ता निकालने के लिए तुरंत पैसा कैसे दे सकते हैं उस पर गौर करना चाहिए, उससे राहत कैसे मिल सकती है। क्योंकि जैसे श्याम जी ने सवाल खड़ा किया, 5 किलो गेहूं 1 किलो चने से काम नहीं चल सकता किसी का। अगर हम 80 करोड़ लोगों को वो भी दे रहे हैं, तो वो भी कहीं, बहुत सारे लोग हैं कि जिनमें ठीक है कि उनको नहीं भी दोगे तो भी काम चलेगा 80 करोड़ में से, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनका 5 किलो से 2 दिन का काम भी नहीं चल सकता। तो मुझे लगता है कि हम एक ऐसे मोड पे आ गए हैं कि बजाय राजनीति के हमें गौर करना चाहिए कि उस तकलीफ से बाहर कैसे आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।